फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का जो विवाद है वो लंबे वक्त से चला आ रहा है, लेकिन अब लगता है कि विवाद खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि यूएनजीए में इजराइल और हमास को लेकर, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर वोटिंग हुई। वोटिंग में बहुत सारे देशों ने, लगभग 142 देशों ने माना है कि दोनों अलग अलग देश, अलग अलग संप्रभु देश बनने चाहिए, रहने चाहिए। फिलिस्तीन का अपना अलग वजूद रहना चाहिए और इजराइल का अपना जो अलग वजूद है वो रहना चाहिए। इसमें हमास को कहीं भी जगह नहीं दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये वोटिंग हुई, लेकिन इसमें खास बात यह रही कि भारत भी इस वोटिंग के पक्ष में रहा। मतलब भारत भी चाहता है कि फिलिस्तीन एक अलग देश रहे और इजराइल एक अलग देश रहे, दोनों संप्रभुता के साथ अपने लोगों के साथ आगे बढ़े। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का फिलिस्तीन का समर्थन करना इजराइल को क्या रास आएगा? क्या रणनीति इसके पीछे दोनों देशों की है? उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। जो भारत अब तक जो पिछले 3 साल से वोटिंग से बचता आ रहा था, जो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेता था, उस भारत ने आज फिलिस्तीन का जो समर्थन किया है, इस बात के मायने क्या है सर? नहीं, देखिए, भारत ने कभी भी टू नेशन थ्योरी को तो एक्सेप्ट नकारा नहीं। हमेशा कहा है कि टू नेशन थ्योरी को हम एक्सेप्ट करते हैं। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम फिलिस्तीनी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। भारत तो उन पहले देशों में से एक है जिन्होंने कहा था कि 2 देश एक साथ चल सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि इजराइल को लेकर हमारा साफ कहना था कि धर्म के आधार पर देश नहीं बन सकते। या तो पहला देश आपका दुनिया में बना था इजराइल ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, दूसरा बना था पाकिस्तान। तो अब ये था कि फिर इजराइल के साथ हमारी मित्रता रही है, अच्छे संबंध रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने हमेशा हमारी हर तरह की स्थितियों में हमारा साथ दिया है। इस वजह से इजराइल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। बात जो थी कि इजराइल को लेकर जो भी प्रस्ताव पहले आए, उसमें यह था कि इजराइल को एक आक्रामक देश घोषित किया जाए। भारत का कहना यह था कि भाई देखिए, इजराइल अपने संघर्ष कर रहा है, अपने चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये नहीं था कि हमने फिलिस्तीन को कभी नकारा हो। तो यहाँ पर भारत की पॉलिसी तो क्लियर है। और जो ये प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव ये था कि क्या इजराइल और फिलिस्तीन को, यानी कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश मान लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको लेकर था। तो भारत तो पहले से कहता रहा है, भारत को तो स्टैंड कोई चेंज ही नहीं हुआ है किसी तरह का। सर, फिलिस्तीन तो एक अलग राष्ट्र है ही, पहले से ही है। वो तो जब इजराइल बना शायद 1948 में, उससे पहले से फिलिस्तीन तो एग्जिस्ट करता ही है ना। फिर आज ये नौबत क्यों आई कि टू नेशन थ्योरी पर बात करनी पड़े या फिर वोटिंग करनी पड़े? देखिए, इजराइल एक देश है, राष्ट्र नहीं है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। राष्ट्र या राज्य तब बनता है जिसको नेशन स्टेट बोलते हैं, जो यूएनओ का मेंबर बन जाए। फिलिस्तीन अभी तक यूएनओ का मेंबर नहीं है। यानी कि फिलिस्तीन को अभी तक यूएनओ का मेंबर नहीं बनाया गया है। फिलिस्तीन जो है वो एक देश है, इंडिपेंडेंट है, अपना काम कर रहा है, लेकिन एज ए स्टेट कंसीडर नहीं है। जैसे ताइवान अभी भी क्या है, आपका एज ए स्टेट कंसीडर नहीं है, कंट्री है, व्यवस्था चल रही है। चीन उसको वन चाइना पॉलिसी कैसा मानता है। तो इसी तरह जब हम फिलिस्तीन की बात करते हैं, तो फिलिस्तीन पहले से कंसीडर करता था, लेकिन बाद में इजराइल ने अपने नियंत्रण कर लिया। तो इजराइल जो है वो तो है यूएनओ का पार्ट, पर फिलिस्तीन यूएनओ का पार्ट नहीं है। 193 कंट्री में से फिलिस्तीन का नाम आपको नहीं दिखाई देगा। अब जो ये वोटिंग हुई है, इस बात को लेकर वोटिंग हुई है कि फिलिस्तीन को एज ए नेशन डिक्लेयर कर दिया जाए, और डिक्लेयर करने के बाद उसको यूएनओ का मेंबर बना दिया जाए। उसको लेकर क्या हुआ कि 193 में से 142 ने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। भारत भी इसमें एक था। विरोध किया है करीब 10 देशों ने, जिसमें अमेरिका, इजराइल प्रमुख रूप से हैं। बाकी और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया कि नहीं, हम नहीं मानते कि फिलिस्तीन को एज ए स्टेट कंसिडर करना चाहिए। जिसमें हम देखें, अर्जेंटीना है, हंगरी है, माइक्रोनेशिया है, नूरो है, पलाऊ है, पपुआ न्यू गिनी है, पराग्वे है, टोंगा है। इन सब ने विरोध किया कि हम नहीं मानते कि फिलिस्तीन को एज ए स्टेट कंसिडर करना चाहिए। जी, ये नाटो मेंबर्स भी शायद नहीं मान्यता देते हैं फिलिस्तीन को। नहीं, देखिए, तो नाटो मेंबर तो स्थिति ये है कि जो ये प्रस्ताव लेकर आया था, वो 2 देश लेकर आए थे, सऊदी और फ्रांस इसमें शामिल था। हाँ। दोनों का कहना था कि हम सऊदी अमेरिका का अच्छा लाई है और फ्रांस नाटो का मेंबर है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि फ्रांस कैसे आ गया। हाँ, वही फ्रांस अचानक चाहता क्या है करना।
चाहता क्या है करना, बहुत ये बात आपका सही बात है। देखिए एक्चुअली क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ की वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। हम्म। तो उससे आप इस अंदाजा लगाएंगे कि मैटर क्या है, मसला क्या है। देखिए इजराइल जो है, इजराइल एक ऐसी लोकेशन पे है जहां से आप तीन कॉन्टिनेंटल को जोड़ते हैं। एक तो आप जोड़ते हैं किसको, यूरोप को, एक अफ्रीका को और एक आपका एशिया को, और साथ में मेडिटेरियन सी से वो लिंक होता है। मेडिटेरियन सी में अगर इसराइल बैठता है, अमेरिका एकदम बिल्कुल पास देता है इसराइल के माध्यम से, और अमेरिका बैठ जाता है कहां पर आकर, इसराइल में। इससे क्या होता है कि अमेरिका यूरोप पे भी कंट्रोल रखता है, अमेरिका अफ्रीका पे भी कंट्रोल रखता है, और अमेरिका एशिया पर भी कंट्रोल करता है, और साथ ही मेडिटेरियन सी के ऊपर। हाल के दिनों में क्या हुआ है कि अमेरिका ने जिस प्रकार का नजरिया अपनाया है, सारे ही देशों को एकदम कहते हैं ना नापना शुरू कर दिया कि तुमको भी हम पैसा चाहिए, तुमसे पैसा चाहिए। यूक्रेन वाले मैटर में आप देखिए, यूक्रेन वाले मैटर में कह रहे हैं आप खुलकर आइए, लेकिन अमेरिका ओपनली आने को तैयार नहीं है। अमेरिका यूक्रेन पे लगातार दबाव डाल रहा है। तो हुआ यह है कि यूरोप को अपनी नीतियों में चेंज करना पड़ रहा है। अब यूरोप में कौन देश ऐसा है जो अमेरिका के सामने खड़ा हो पाए? ब्रिटेन अभी भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। तो यहां पर अब जो लीड ले रहा है पूरा का पूरा, वो फ्रांस ले रहा है। आप याद करो, फ्रांस कहता है भारत को कि हम G7 की प्रेसिडेंटशिप के लिए आपको ऑफर कराएंगे। इधर अमेरिका ये कह रहा है कि G7 को जो समिट होने वाली है वो भारत के ऊपर बड़ा हैवी क्या लगाए, प्रेशर्स क्रिएट करे, सैंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाए। लेकिन फ्रांस कह रहा है कि नहीं, हम तो भारत को बुलाएंगे और प्रेसिडेंटशिप ऑफर करेंगे। ये फ्रांस कह रहा है। फ्रांस ये कह रहा है कि हम ब्रिक्स को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो फ्रांस जो है वो कहीं ना कहीं एक विरोध का झंडा लेके चलना शुरू कर दिया, किसके अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट। भाई आप सोचिए, सिंपल P5 कंट्रीज आपकी टोटल हैं। हम्म। P5 कंट्रीज में दो गुट तो आपके अलग हो गए, रशिया और चीन। इधर बचे कौन, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। हम्म। ब्रिटेन की पूरी पॉलिसी वो है जो अमेरिका की पॉलिसी है। ब्रिटेन जो है वो पिछलग्गू बना हुआ है किसका, अमेरिका का। बट फ्रांस ऐसा अपने आप को नहीं मानता, और फ्रांस जो है अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को लेकर और साथ ही यूरोप की यूनिट को लेकर क्या काम करना शुरू कर दिया है। फ्रांस का कहना यह है कि अगर वॉर होगा इस धरती पर, यूक्रेन जो है, अब यूक्रेन का जो वॉर है आगे बढ़ेगा। अभी आप जानते भी होंगे कि रशिया के जो जेट्स हैं वो किधर पाए गए, कहां घूमे, कहां गए। तो वो कहीं ना कहीं पोलैंड की ओर बढ़ना। तो यहाँ पर फ्रांस अपना आपको तैयार कर रहा है कि कभी भी एक वॉर हो सकता है यूरोप के अंदर, और रशिया क्या करेगा, इन्वेजन करेगा और ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं नाटो की जो एक यूनिटी थी वो अब आपको धीरे धीरे बिखरती जाएगी, दिखाई देगी। और आप ये भी जानते होंगे नाटो ने आर्टिकल 4 जो नाटो का है वो भी उन्होंने क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया ऑन है। कर दिया, चलिए एक्टिवेट आखिरी कर सवाल सर, भारत और इजराइल के परिप्रेक्ष्य में अगर रखें, इस वोटिंग से भारत और इजराइल के संबंधों पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए क्या है कि भारत का जो इजराइल के साथ रिलेशन है वो बहुत अलग लेवल का नहीं, रिलेशन है। मैं सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूं इस बीच में, यहाँ अभी जैसा मैं पढ़ रहा था, इजराइल फिलिस्तीन का अस्तित्व ही खत्म करने पर तुला है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। ऐसे में एक तरफ इजराइल तो फिलिस्तीन को खत्म करना चाहता है, दूसरी तरफ भारत वोटिंग में हिस्सा देकर उसे एक अलग देश, या फिर कहें कि आपकी भाषा में अलग राष्ट्र बनवाने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। तो ऐसे में दिक्कतें तो होंगी ना? देखिए क्या है कि अगर आप फिलिस्तीन को देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, फिलिस्तीन के दो दो आपके एरियाज हैं। जी। एक तो गाजा स्ट्रिप और एक आपका वेस्ट बैंक। हम्म। देखिए इसराइल की पूरी कोशिश ये है कि गाजा को कंट्रोल कर लिया जाए, और आप देखिएगा आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। गाजा पे वो कंट्रोल करने के बाद उनकी जो योजना है अमेरिका इसराइल की, वो ये है कि सुएज कनाल का एक अल्टरनेट रूट निकाला जाए। हम्म। वो जो अल्टरनेट रूट निकलेगा वो गाजा से निकलेगा। हम्म। तो अमेरिका और इसराइल की जो योजना है वो है गाजा को पूरा कंट्रोल करने की, वेस्ट बैंक को कंट्रोल करने की नहीं है। वेस्ट बैंक में तो आज भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बैंक में सरकार है फिलिस्तीन की, और इसराइल उस सरकार को कहीं ना कहीं मान्यता भी देता है। क्योंकि एक्चुअली है क्या, वेस्ट बैंक में जो सरकार है वो एक म्यूनिसिपैलिटी जैसी सरकार है, नगर पालिका की सरकार है, जिसको इसराइल पूरा गाइड करता है। तो इसराइल तो वेस्ट बैंक को, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बैंक को लेकर कोई हंगामा है। वेस्ट बैंक की बजाय गाजा पर कंट्रोल करना चाहता है, और गाजा पूरा कंट्रोल, फुल्ली कंट्रोल।
ठीक है। इस वोटिंग के बाद क्या फिलिस्तीन एक अलग राष्ट्र बन जाएगा या अभी कुछ और हर्डल्स हैं? नहीं, हर्डल्स तो है। अभी तो देखिए 142 आपके मेंबर ने इसमें सहमति दी है प्रस्ताव के ऊपर, और एक प्रस्ताव पारित हुआ है। पारित होने के बाद फिर पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो प्रस्ताव पारित हुआ है, ये रेजोल्यूशन क्या है, ये होना चाहिए। अब इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अभी तो आपका क्या देखने को मिला कि 10 और 12 22 लोग आपके विरोध में हैं, और 2/3 मेजोरिटी में प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन पारित होने के बाद जो प्रक्रियाएं आगे की हैं, उन प्रक्रियाओं में भी 1-2 बार वोटिंग और होगी। अच्छा, मतलब एक कदम आगे बढ़ा है। अभी वो नहीं है कि एक राष्ट्र के तौर पर यूएन की मान्यता मिल जाएगी, उसके लिए भी वक्त बाकी है, प्रक्रियाएं बाकी हैं। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी भारत ने इस यूएन में जो वोटिंग हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो वोटिंग हुआ फिलिस्तीन को लेकर के, एक अलग देश फिलिस्तीन भी रहना चाहिए और इजराइल भी रहना चाहिए, उस 2 नेशन थ्योरी का समर्थन भारत ने किया है। और सर का मानना है कि भारत और इजराइल के रिश्तों में इस वोटिंग से, इस समर्थन से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।